पेज नंबर 260 से 266 तक रिवाइज करना था। तो मिला टाइम से? हाँ तो सारा पुराना ही, लेकिन रिवाइज हो गया कि नहीं? पेज नंबर 275 से फिर शुरू करना है। 75 से पढ़ना चाहिए था, ताकि अगर कुछ चीज है भूली हो रिवाइज हो जाती है। जी ऑनलाइन साहब लोगों को आवाज आ रही है मेरे से? जी कोई मसला? पेज नंबर 275 276 पेज नंबर 282 निकाले, फिर वहां एक फॉर्मूला था ना। पेज नंबर 282 यहाँ तक कहा था, कहाँ कहाँ तक? इस पेज पे ना दो फार्मूले लिखे हुए हैं, एक मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल ऊपर लिखा हुआ और नीचे आके क्या लिखा हुआ, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल के साथ क्या लिखा हुआ, सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताओ। अनसर्टेनिटीज में कैलकुलेट होता है, सर्टेनिटीज में तो नीचे वही फार्मूला लिखा हुआ था। तो मिनिमम स्टॉक लेवल तो सिंपली सेफ्टी स्टॉक ही के लिए वर्ड है। तो नीचे जरा देखें काइंडली फार्मूला, रीऑर्डर लेवल, लेकिन कौन सा रीऑर्डर लेवल? मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, और लेस क्या करना है? एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम। एक फिर आखिरी है, वो फिर याद करना जरा, वो मैं अभी आता हूँ। आप लोग इस तरह करें, यहाँ तक इस डिस्कशन में जितने फार्मूले हैं जरा सुना दें। सबसे पहले तो ईओक्यू से शुरू हुआ, फार्मूला सुना दें। ऑर्डर्स निकालने का फार्मूला, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। एवरेज स्टॉक निकालने का फार्मूला, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, अगर सॉफ्टी सेफ्टी स्टॉक होता। देन उसके बाद सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला, आपको आवाज आ रही है? आप बोल रहे हैं? देन एक आखिरी तरह देखने, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, कहाँ से ज्यादा स्टॉक नहीं जाना चाहिए, एक फार्मूला बस फाइनल करना पड़ेगा। पहले होता है कि मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, the company will set a maximum level of inventory held above this would incur extra holding costs without any benefit. The inventory level should never exceed this maximum level. If it does, something unusual has happened. अगर कभी कैलकुलेट करना पड़े ये भी। अच्छा, ये जो मैक्सिमम मिनिमम या एवरेज है, ये सारी स्टोरी अनसर्टेनिटीज में ही है। अगर सर्टेनिटी है तो जरा पेज नंबर 262 बताया। हाँ जी, सर्टेनिटी है तो रीड ऑर्डर लेवल क्या है, और अनसर्टेनिटी है तो फिर री ऑर्डर लेवल क्या है। पेज नंबर 263 है मेरा, 63 एंड 64। सर्टेनिटी है तो डिमांड इनटू लीड टाइम, और अनसर्टेनिटी है तब भी ही वर्ड्स हैं, लेकिन साथ मैक्सिमम मैक्सिमम लगा है। वर्ड्स यही डिमांड इनटू लीड टाइम, लेकिन कौन सी डिमांड एंड कौन सा लीड टाइम। तो यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। आ जाए वापस, तो ये भी अनसर्टेनिटीज में ही है। एक फार्मूला थोड़ा सा देखना जरा, वर्ड्स का समझना। वो कहता है री ऑर्डर लेवल है, लेकिन ब्रैकेट में लिखना है कौन सा री ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। देन उसके बाद इसमें वो कहता है ऐड कर लें क्या, री ऑर्डर क्वांटिटी, और अगर ऑर्डर साइज ईओक्यू है तो वो ऐड कर लें, और इसमें से फिर लेस कर दें
मिनिमम डिमांड इंटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, तो एक फॉर्मूला जरा साथ रख लीजिएगा, कभी नजर पड़ जाए तो अच्छा। कौन कौन सा बोल दे? 3 चीजें। रीऑर्डर लेवल में रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस करना और मिनिमम डिमांड इनटू मिनिमम लीड टाइम लेस करना। एक फार्मूला से लिखा तो उसे याद करना। देन एक दिन जरा मेरे ख्याल और जरा मटेरियल की रिवीजन के लिए रख लें। पेज नंबर ढूंढने जरा, नहीं मतलब मैं 2-3 पेजेस जरा और बताता हूँ, अगर ये रिवाइज हो गए हैं तो कुछ और छोटे छोटे सवाल करना। पेज नंबर 339 पेज पे है। पेज नंबर 339 से लेके पेज नंबर 344 रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 4-5 सफे 344 तक। 344 के एंड पे एक लेबर हेडिंग लिखी हुई, उससे पहले पे 339 से 344 तक, 339 सॉरी। फिर कल का दिन में थोड़ा सा एक दफा दोबारा लेबर को जरा लेबर बोनस प्लान वगैरह नहीं है, सब चीजें जरा फाइनल करनी है बस 10 दिन जरा। ठीक है जी। मीनवाइल जरा पेज नंबर ढूंढो 187। कुछ डबल एंट्रीज याद है? इस जमाने में डबल एंट्रीज करते रहे। अगर रॉ मटेरियल परचेज होते तो एंट्री सोच कर बता दो। मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। अगर मटेरियल इशू हो जाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट। अगर रिटर्न हो जाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, उलट एंट्री हो जाएगी। फिर कभी फैक्ट्री पेरोल वर्ड सुना? अगर फैक्ट्री पेरोल का मतलब फैक्ट्री की सैलरी, फैक्ट्री सैलरी अगर रिकॉर्ड करनी हो तो डबल एंट्री। फैक्ट्री पेरोल डेबिट, पेबल क्रेडिट, अक्रूड पेरोल क्रेडिट। लेकिन फिर वो फैक्ट्री का जो पेरोल का खर्चा था वो डिस्ट्रीब्यूट होता है वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अगर डायरेक्ट सैलरी है तो वर्क इन प्रोसेस में, और अगर इनडायरेक्ट सैलरी है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो ट्राई करें जरा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री पेरोल कर दी जाए, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड पेरोल क्रेडिट। तो कुछ एंट्री जरा रिवाइज करनी है, साथ फिर इसके एक छोटी सी चीज आनी है। पेज नंबर 187 निकालो। इससे पहले कि हम जरा एंट्रीज की तरफ जाएं, मेन एंट्रीज की तरफ, आपके पास एक डाटा लिखा हुआ पेज नंबर 187 के स्टार्ट पर। एक पहले सैलरी की जरा डिटेल में एंट्री सुन लो। लिखा हुआ है ग्रॉस सैलरी। कंपनी के तौर पे आपने सोचना है, एम्प्लॉय के तौर पे नहीं, कंपनी के एंगल से। ग्रॉस सैलरी के नीचे लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड डिडक्शन। प्रोविडेंट फंड सुना वर्ड? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, और नॉर्मल यही है कि जितने पैसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतने ही पैसे फिर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। फिर ये दोनों पैसे जो है इन्वेस्ट हो जाते हैं मिलके, और एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के वक्त इन्वेस्टमेंट इनकम मिला के ये पैसे दे दिए जाते हैं। तो उसका तरीका ही होता है कि लेट्स अज्यूम 10,000 रुपीज अमाउंट है, तो 10,000 अगर एम्प्लॉय के पैसों में से कटा है तो 10,000 फिर एम्प्लॉयर खुद भी कंट्रीब्यूट करेगा, और देन फिर वो टोटल पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। बाकी मैं इसकी एंट्री से भी बताता हूँ। देन उसके नीचे एक और लाइन लिखी हुई है इनकम टैक्स रिडक्शन। फिर टैक्स में आप लोगों ने सुना होगा कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉय को टैक्स काट के सैलरी दे। एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर काटे और गवर्नमेंट को जमा करा दे। एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर टैक्स काट के गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को जमा करवाता है। ये जो टैक्स कटता है ये एम्प्लॉय का एसेट होता है। आपने जो सैलरी पड़ा हुआ है उसमें अगर सैलरी क्या वर्किंग डेज मिलाएं, जब भी साल गुजर जाता है तो आप जिसके जो भी सैलरीड पर्सन है अपनी टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करता है। उसमें से ऑलरेडी फिर जितना उसने टैक्स ऑलरेडी दे दिया हो, कट गया हो, वो लेस करके नेट पेबल आता है। तो ये जो पैसे कटेंगे मंथली बेसिस पे कटते हैं उसकी सैलरी में से, ये एम्प्लॉय का एसेट है,
लेकिन टैक्स एम्प्लॉयर काटता है। एम्प्लॉयर की फिर ये लाइबिलिटी है कि एम्प्लॉय के बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करे। जब तक पे नहीं करेगा एम्प्लॉयर की इनकम टैक्स पेबल की लाइबिलिटी बन जाएगी गवर्नमेंट की तरफ। किसने किसका टैक्स काट के देना? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का टैक्स काट के गवर्नमेंट को पे करना। हमने जरा एक एम्प्लॉयर के एंगल से, कंपनी के एंगल से इस सैलरी की जो 4 लाइंस आई हैं इसकी जरा एंट्री करते हैं। 1 लाख सैलरी ग्रॉस, 10,000 कट गया प्रोविडेंट फंड, 10,000 कट गया इनकम टैक्स, 80,000 एम्प्लॉय को फॉर एग्जांपल पर मंथ अगर है तो मंथ के एंड पे मिलेगा। तो एम्प्लॉयर के एंगल से जरा एक एंट्री बनाना शुरू करेंगे। सैलरी एक्सपेंस है इनकम है? डबल एंट्री शुरू करें। सैलरी एक्सपेंस डेबिट कितने से? और जाने दें यार 80,000 ही। चलो एक्सपेंस थोड़ा जरा क्रेडिट साइड में आएगा। कैश क्रेडिट कितने से? 80,000। ये पैसे कौन किसको कब दे देगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मंथ एंड पे दे देगा या मंथ नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे दे देगा, विच एवर इज द एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। जो प्रोविडेंट फंड के पैसे हैं वो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय ही को देने हैं, लेकिन देने रिटायरमेंट पे हैं। वक्ती तौर पे प्रोविडेंट फंड पेएबल बन जाएगा। क्या चीज किसकी लायबिलिटी बन जाएगी? वो पैसे जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के काटेगा प्रोविडेंट फंड के नाम से, वो एम्प्लॉयर ने ही देने हैं, उसकी लायबिलिटी रहेगी जब तक वो पे नहीं कर देगा। वो कैसे पे होता है वो मैं आगे बताता हूँ। तो इट मीन्स 80,000 अभी दे देने और 10,000 रिटायरमेंट में मिल जाने। जो बाकी 10,000 है वो भी है किसका? ना है किसका? एम्प्लॉय ही का है, लेकिन एम्प्लॉय का जो है वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट को दे एम्प्लॉय के पैसे, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि एम्प्लॉय के पैसे आपने टैक्स काट के उसको देने। इट मीन जो एम्प्लॉय के पैसों में से टैक्स बनता होगा वो एम्प्लॉय को देने के बजाय हमें दे देना, और जब तक एम्प्लॉयर नहीं देगा वो इनकम टैक्स पेबल के नाम से लायबिलिटी बन जाएगी। इन अदर वर्ड्स मेरी इस पूरी बात का मतलब ये है कि ये 80,000 भी एम्प्लॉय का, लेकिन अभी मिल जाएगा। ये 10,000 प्रोविडेंट फंड वाला भी एम्प्लॉय का, लेकिन रिटायरमेंट में मिल जाएगा। और ये 10,000 भी एम्प्लॉय का है, लेकिन एंड में एडजस्टमेंट हो जाएगा, उसकी टैक्स लायबिलिटी में से एडजस्टमेंट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स एम्प्लॉयर कोई एम्प्लॉय लाख रुपए का ही पड़ा है, हाँ कुछ उसने अभी दे देने, कुछ बाद में रिटायरमेंट पे, और कुछ फिलहाल उसके ब्याह पे गवर्नमेंट को। तो एम्प्लॉयर का लाख ही एक्सपेंस है, लेकिन उसका एक ब्रेकअप हो। लेकिन एक मैं बात और जरा कंप्लीट करूंगा। ये जो 10,000 मैंने आपके सामने लिखा है प्रोविडेंट फंड के नाम से, बाकी चीजें हम छोड़ दें, हमारा मेन फोकस ये है। ये तो है एम्प्लॉय के पैसों में से डिडक्शन। इतने ही पैसे एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। ये सिर्फ किसी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के पैसों में से कटेगी। तो इतने ही पैसे जब एम्प्लॉय और कंट्रीब्यूट करेगा तो वो भी एम्प्लॉयर का एक्सपेंस है, वो भी उसे किसको देना है? एम्प्लॉय को ही देना है, रिटायरमेंट पे देना है। वो जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है फिर उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? वो भी एक्सपेंस है उसका। और वो भी कौन सा एक्सपेंस है? सैलरी एक्सपेंस ही है। जरा टैक्स ध्यान में लाया जरा। जब वर्ड सैलरी यूज होता है तो उसके अंदर से क्या क्या निकल आता है? बेसिक सैलरी हो, बोनस हो, ओवर टाइम हो, एंड तक गेम चलते 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 शेयर ऑप्शन तक पहुंच जाती है। ग्रेजुटी हो, प्रोविडेंट फंड हो, घर हो, गाड़ी हो, वो भी हो, वो भी हो, और वो भी हो, सब कुछ सैलरी है। तो कहलाता हेड बनाने के बजाय प्रोविडेंट फंड एक्सपेंस की बजाय ये किस हेड का ही पार्ट बन जाता है? ये प्रोविडेंट फंड एक्सपेंस है, लेकिन सैलरी का कंबाइंड हेड में चला जाएगा। 10,000 से एंट्री होगी। अब ये किसकी कंट्रीब्यूशन की एंट्री कर रहा हूँ मैं? एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, और इसके अगेंस्ट भी पहले प्रोविडेंट फंड पेबल लायबिलिटी बनेगी। इट मींस टोटल फिर एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बन जाएगी 10,000 जो उसके अपने पैसे हैं, 10,000 जो उसने एम्प्लॉय के काटे थे सैलरी में से, तो ये उसके 20,000 टोटल लायबिलिटी है। देन एक आखिरी स्टेप जरा सुनना। देन उसके बाद फिर ये एम्प्लॉयर जो होता है हर महीने के एंड पे जो अपनी लायबिलिटी है वो सेटल करता है। तो डबल एंट्री हो जाएगी, प्रोविडेंट फंड, पेएबल डेबिट और कैश का बैंक रहेगा।
लेकिन जो मैंने कहा सेटल करता है, क्या हर महीने के एंड पे ये पैसे एम्प्लॉय को मिल जाते हैं? एम्प्लॉय को नहीं मिलते। नहीं, ये इस असल में होता ये है कि जो कंपनी है वो अपने बैंक से पैसे क्रेडिट कर देती है और फिर ये पैसे चले जाते हैं प्रोविडेंट फंड के नाम से। एक अकाउंट खुला होता है, प्रोविडेंट फंड के नाम से एक अकाउंट खुला होता है, उसमें कंपनी के अकाउंट से पैसे निकल के ये उस प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। जितने भी एम्प्लॉयज के पैसे उस अकाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर एम्प्लॉयज अपने बिहाफ पे अपने में से कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 100 एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने अपने में से कोई 2 अक्लमंद, जो उनके ख्याल में अक्लमंद लोग हैं, जरा समझदार लोग हैं, उनको अपॉइंट कर लेते हैं और वो फिर लोग इन सारे एम्प्लॉयज के बिहाफ पे उनके पैसों का इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं। इट मीन्स कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ ये होती है कि आप पैसे काट लें और प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। उसके बाद फिर एम्प्लॉयज जाने, उनका काम जाने, फिर इसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है नॉर्मली, फिर इस पर इनकम जनरेट हो जाती है और फिर वो इनकम सारे एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो एट द एंड ऑफ द या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कह लें, फिर जितनी जितनी जिस पर्सन की कंट्रीब्यूशन होती है प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या कोई और इनकम अगर है वो इकट्ठी होकर फिर फाइनली एम्प्लॉयज को मिल जाती है। तो कंपनी अपनी लाइबिलिटी कब सेटल कर देती है? हर महीने के एंड पे नॉर्मल। बाकी फिर लाइबिलिटी किसकी बन जाती है? वो प्रोविडेंट फंड की बुक्स पे बनती हैं, वो एक अलग बुक्स भी होती हैं, उसका बल्कि इवन ऑडिट करवाने का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो वो अलग से उसका ऑडिट भी फिर होता है। तो कंपनी हर महीने ये पैसे अपने अकाउंट से निकाल के प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। बाकी फिर एम्प्लॉयज जाने, उनके पैसे जाने, वो उनका उन्होंने जो करना उनकी मर्जी। ठीक है, तो जिस दिन एम्प्लॉयर अपनी लाइबिलिटी सेटल करेगा उस दिन फिर प्रोविडेंट फंड पेएबल डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट करके वो अपनी बुक्स में से ये जिम्मेदारी खत्म कर देगा। मैंने ये सारी कंपनी आपके सामने की है, मैंने ये कंपनी के एंगल से की है। उसके आगे की बहस मैंने सिर्फ इसलिए आपको किया था आपको आइडिया हो जाए, बाकी वो फिर अलग से स्टोरी है। तो आप इस तरह करें, एक पहली एंट्री तो लिखी हुई नीचे नजर आ रही कहीं? ये दो, बाकी जो 2 मैंने लिखी है ये भी अगर राइट साइड पे लिख लेंगे, इसकी बल्कि हेडिंग लिख लें, ये दूसरी एंट्री ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है और फिर वो मैंने फाइनली आपको बताया। बाकी इनकम टैक्स पेएबल जब पे होगा उसकी भी एंट्री बता दूंगा। इनकम टैक्स पेएबल डेबिट कैश है, तो वो भी लायबिलिटी डेफिनेटली सेटल होंगे। तो एम्प्लॉयर ने देना लाख ही है एम्प्लॉय वाला, लेकिन 80 सीधा एम्प्लॉय को, 10 उसके ब्याह पे प्रोविडेंट फंड को और बाकी 10,000 गवर्नमेंट को उसके ब्याह पे। इसलिए एक्सपेंस 1 लाख ही है करने के लिए। सर आप लिख के दे दें कि मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद इंटरेस्ट, बाकी तो ठीक है। हाँ जी, आप कहीं और इन्वेस्ट हो सकता है। नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन। अगर वो कहते मैं नहीं भाईजान, वो कह सकते हैं, वो बस इसकी कंट्रीब्यूशन मिलेगी एम्प्लॉयर की। बल्कि टैक्स में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, क्या था वो? नहीं आप लिखे, मैं बताता हूँ। आप लोगों ने वहां पढ़ा होगा जहां वो बेंच मार्क क्रिएट है। अगर आपने कंपनी से लोन लिया हो और वो इंटरेस्ट फ्री हो या उसका रेट 10% से कम हो, तो इट इज अज्यूम कि आप 10% पे ही इनकम दे रहे होंगे, आप 10% पे इंटरेस्ट देंगे। लेकिन अगर आपने कंपनी को लिख के दिया हुआ है कि इंटरेस्ट मैंने नहीं लेता, तो फिर आपका वो भी एप्लीकेबल नहीं। ये था कुछ मेरा। नहीं, अगर अदर देन कहीं करें, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो अगर लॉस हो जाएगा सबका होगा। तो ये क्या बात हुई है, लॉस हो जाए तो वो हमारा क्यों? नहीं सर, अल्लाह मालेगा, क्यों लॉस होगा, कमाल होगी। मैंने भी आप लोगों से कहा कि 2 अक्लमंद लोग सेलेक्ट करेंगे ना अच्छे से लोग, जिनकी अक्ल और दानिश ज्यादा।
पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, कंपनी ने ये टैक्स भी गवर्नमेंट को देना, इनकम टैक्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं ये वो टैक्स नहीं है, नहीं, ये कंपनी का अपना टैक्स नहीं है, ये तो बस उसने काट के देना, ये तो सिर्फ एक विदहोल्डिंग एजेंट है, कंपनी इज जस्ट अ विदहोल्डिंग एजेंट इन दिस केस, ये कंपनी का अपना कोई टैक्स नहीं है, उसने अपना जो टैक्स देना वो तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी कंपनी, प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स रेट लगेगा, वो करंट टैक्स डेबिट पेबल क्रेडिट अलग चीज है, नहीं इनकम टैक्स पेबल है, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पेबल का वर्ड सुने हुए इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मैंने भी आप लोगों से सुना है, नहीं मतलब आप लोगों से ही मैंने भी सुना हुआ है थोड़ा बहुत। जी सर, अब ये मैंने थोड़ा सा इसलिए आपको बता दिया कि जरा एनएक्स से एंट्रीज आनी है, कोई कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लिया कि बता दूं। देन सर इसके नीचे फिर आ जाए जरा, पेज के नीचे एक लिखी हुई हेडिंग इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, उसके नीचे क्या लिखा हुआ इंटरलॉकिंग, इन दोनों वर्ड्स को एक सेकंड छोड़ दें, एंड में एक टेबल बना हुआ है जनरल एंट्रीज के हेडिंग के साथ, उसके स्टार्ट में भी इंटीग्रेटेड इंटरलॉकिंग ऊपर नीचे लिखा हुआ है। आपने काम ये करना है कि अपना हाथ उठा के अगले दो कॉलम्स पर रख देना, आपके सामने 3 कॉलम है, आपको सिर्फ लेफ्ट कॉलम नजर आना चाहिए, यही टेबल अगले पेज पे भी है, उससे फिर अगले पेज पे भी है, तो जैसे ही आप अगले या उससे अगले पेज पे जाएंगे तो आपने आखिरी 2 कॉलम्स बिल्कुल नहीं अभी देखने, और मैं सिर्फ पहला कॉलम समझ लेना, पहले कॉलम में भी जो ऊपर वर्ड लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड, वो इंशाल्लाह बाद में बहस करेंगे, इवन बेसिक जो लिखा हुआ छोड़ दें, पहले कुछ बचपन रिवाइज कर लेते हैं। तो एंट्रीज लिखी हुई है, हेडिंग्स लिखी हुई है, सिर्फ हमसे रेलेवेंट इस वक्त कौन सा कॉलम है, लेफ्ट साइड पे पहला कॉलम, रेडी है सारे। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन आ गई, मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर, बोले जी एंट्री, मटेरियल डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट, यहाँ अकाउंट्स पेबल लिखा, ऑब्वियसली क्रेडिटर्स की बात होगी, अकाउंट्स पेबल क्रेडिटर्स की बात होगी। अगर उसी सप्लायर को मटेरियल रिटर्न हो जाए तो क्रेडिटर डेबिट मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, वो रादर देन परचेज अकाउंट रिटर्न अकाउंट, वो सिर्फ हमने एक मटेरियल अकाउंट किस जमाने में बनाया था, मटेरियल खरीदा डेबिट हो जाएगा, वापस किया क्रेडिट हो जाएगा, लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी अगर वापस कर दी। देन आगे आ गया मटेरियल इशू, इसकी एंट्री जरा खुद सोचें पहले, अगर ये डायरेक्ट मटेरियल इशू है तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल क्रेडिट, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हो गया है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, ये वही सारी फिर बहस होनी है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर जो है इट इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो बोले एंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल क्रेडिट, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है और अगर दोनों ही हैं तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, एक कंपाउंड एंट्री बन जाएगी नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट उसके बाद फिर वही मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, अगर जो इशू किया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वहां कुछ एक्सेस चला गया था, जरूरत से ज्यादा चला गया था, बाद में वापस आ गया है, तो रिवर्सल एंट्री बोल रहे जरा, मटेरियल डेबिट वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल वापस आया तो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट हो जाएगा। आई होप कि कोई इशू वाली बात नहीं है। देन उसके बाद आगे आनी है 5 एंट्रीज पे रोल की हेडिंग में, हेडिंग्स मैं बोल रहा हूँ, हेडिंग पहले ढूंढ के नंबरिंग करना था, रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल, दूसरी बोले एम्प्लॉयर सॉरी कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तीसरी बोले, चौथी बोले और 5वीं बोले। इन एंट्रीज को स्टार्ट करने से पहले जरा एक मिनट बोर्ड पे देखें, पुरानी बात जरा थोड़ी सी रिवाइज करें। प्रोसेस कॉस्टिंग के जमाने में हमने एक फैक्ट्री पे रोल के नाम से लेजर बनाया था, पे रोल का सिंपली मतलब था सैलरी, सैलरी ऑफ फैक्ट्री जब मंथ एंड पे रिकॉर्ड की जाएगी तो फैक्ट्री पे रोल एक्सपेंस डेबिट और पेएबल इनिशियली बन जाएगा, बाद में फिर पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, और पेएबल के लिए वर्ड हो गया अक्रूड पे रोल। देख के जरा रेफरेंसेस डबल एंट्री बता दो, फैक्ट्री पे रोल डेबिट अक्रूड पे रोल क्रेडिट, ओके जी प्लीज।
लेकिन देन फिर ये जो फैक्ट्री की सैलरी होती है उसमें डायरेक्ट भी सैलरी होती है और इनडायरेक्ट सैलरी भी होती है, तो इसको बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जरा वर्क इन प्रोसेस का लेजर ज़हन में लाएं। प्रोसेस अकाउंट कभी जिंदगी में आपने बनाया हो, कभी सोचा हो? ब्रॉड डाउन होता है, फिर मटेरियल होता है, मटेरियल के नीचे लेबर, नहीं रुकने लेबर, डायरेक्ट लेबर होती है, उसी के लिए पेरोल वर्ड भी था। तो यहां से फिर जो डायरेक्ट सैलरी है वो वर्क इन प्रोसेस में जानी है, और अगर इनडायरेक्ट सैलरी है तो उसने फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाना है। ये जो यहाँ से अब अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, इसे फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन का एक नाम दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। मैं कर क्रेडिट रहा हूँ, बोल डेबिट रहा हूँ, ये कोई बात है करने वाली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही कह रहा हूँ जो हो रहा है। कौन कौन से लेजर्स डेबिट? वर्क इन प्रोसेस के लेजर में जो डायरेक्ट सैलरी है वो चली गई, इनडायरेक्ट सैलरी जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में चली गई, और दोनों की कंबाइंड अमाउंट से फैक्ट्री पे रोल हेड क्रेडिट हो गई। देन क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट है तो इसमें कोई सीडी सच नहीं, और सीडी देयरफॉर नहीं, तो नेक्स्ट बीडी की बहस नहीं। फॉर द ईयर का खर्चा जिसे रिकॉर्ड करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये बात हमने सिर्फ फैक्ट्री के एंगल से पहले सोची थी, लेकिन अब इस वक्त जो आपके सामने एंट्रीज आएंगी इसमें फैक्ट्री के साथ साथ हेड ऑफिस भी है। हेड ऑफिस की अगर सैलरी रिकॉर्ड करेंगे तो वैसे सोच लेते हैं जरा, हेड ऑफिस की सैलरी रिकॉर्ड करने के लिए क्या डबल एंट्री होगी? हेड ऑफिस पेरोल डेबिट एंड अक्रूड पेरोल ऑफ द फैक्ट्री क्रेडिट, ओ सॉरी, हेड ऑफिस पेरोल डेबिट एंड अक्रूड पेरोल ऑफ हेड ऑफिस क्रेडिट। और देन फिर हेड ऑफिस की जो पेरोल है उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है इन द सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। हेड ऑफिस में सेलिंग डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं और एडमिन डिपार्टमेंट भी होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बन जाएगी सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट एंड हेड ऑफिस पेरोल क्रेडिट। तो सिर्फ फैक्ट्री के साथ साथ हेड ऑफिस साथ आ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह एवरी अदर थिंग रिमेन्स है। ये साथ ये पेज नंबर ही रह गया, पेज नंबर सॉरी 188 है ये। अब मेरी ये चंद बातें ध्यान में रख के आ जाए जरा पे रोल की पहली एंट्री पे, रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल। पेन जरा हाथ में रख लीजिएगा, एक हाथ जरा वर्ड जरा बीच में और लगा लीजिएगा। सबसे पहले आ गया एचओ पे रोल। एचओ पे रोल क्या जी? हेड ऑफिस पे रोल, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस फिलहाल इकट्ठे आ गए, कंपाउंड एंट्री बनी हुई है। नेक्स्ट क्या आ गया? फैक्ट्री पे रोल डेबिट। फैक्ट्री पे रोल में क्या क्या आ गया? खर्चा भी आ गया, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा जितने और डिपार्टमेंट्स उनकी सैलरी भी आ गई। तो बिजनेस की टोटल सैलरी रिकॉर्ड हो गई बाय द नेम ऑफ हेड ऑफिस पेरोल एंड फैक्ट्री पेरोल डेबिट। ये दोनों डेबिट है। अगले हेड जरा ध्यान में लाएं, कौन से क्रेडिट हो रहे हैं? प्रोविडेंट फंड पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल और कंबाइंड एक अक्रूड पेरोल का वर्ड। एक थोड़ी सी जरा छोटी छोटी फिगर्स अज्यूम करने जरा उसकी जरूरत पड़नी है। लेट्स अज्यूम, फिगर्स लिखकर मैं अज्यूम कर रहा हूं। सपोज 1000 इज हेड ऑफिस पेरोल, 800 suppose as factory payroll, 180 suppose provident fund payable, 200 suppose income tax payable and 1420 suppose accrued payroll। ये भी काटिए आप भी जरा बॉक्स के अंदर ही बनाइएगा, मैं जरा बॉक्स बाहर निकल गया, जगह बन जाएगी फर्स्ट बॉक्स के अंदर अंदर। कौन से दो हेड डेबिट हुए हैं? हेड ऑफिस पेरोल एंड फैक्ट्री पेरोल। और कौन से तीन हेड क्रेडिट हुए? अक्रूड पेरोल किसे कहते हैं? पेरोल पेबल है, पेरोल पेबल, सैलरी पेबल है। ओके जी प्लीज। देन एक सेकंड के लिए पहले नीचे पांचवी एंट्री पे जिसे आपने नंबरिंग 5 किया, डिस्ट्रीब्यूशन, और 1 के साथ लिंक रखिएगा। और जिस समय ऊपर वाली एंट्री कंपाउंड हुई भी थी फर्स्ट, इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन भी रिलैक्स रह के देखना, हमने कंपाउंड बनी हुई है। बेहतर ये है कि आप 1 पे चले जाए, 1 सामने रखें, नीचे नंबर 5 में समझाता हूँ। 1 में हेड ऑफिस पे रोल की अमाउंट बताएं, 1000। अब इस 1000 ऑफ हेड ऑफिस पे रोल ने सेलिंग और एडमिन में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो इसकी जरा डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बना लेते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट और हेड ऑफिस पे रोल क्रेडिट। नीचे नंबर 5 में आएगा हेड ऑफिस पे रोल, ये एचओ लिखना जरा नीचे, जो पे रोल सिर्फ है ना नंबर 5 में, जो क्रेडिट हो रहा है।
इसके साथ एच ओ कर लेना, नीचे 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 क्रेडिट क्रेडिट, पहला क्रेडिट नंबर 5 एंट्री में मिल जाएगा। नहीं, नंबर 5 कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन वाली है? डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री में पे रोल सिर्फ क्रेडिट लिखा हुआ है, हेड ऑफिस 7 वर्ड लगाना यार, फैक्ट्री के साथ लगा लिया, हेड ऑफिस फैक्ट्री पे रोल नहीं यार, वो किससे ऊपर है, एच ओ पे रोल ऊपर ऑफिस है, फर्स्ट 1000 ढूंढने, हेड ऑफिस पे रोल क्रेडिट, और बाकी मैं अज्यूम करने लगा हूं सपोज 400 सेलिंग एक्सपेंस है और 600 देर पर एडमिन एक्सपेंस है। लिखिए आप भी फिगर, और 400 600 और 1000 देख के डबल एंट्री बताएं। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, एडमिन एक्सपेंस डेबिट एंड हेड ऑफिस पे रोल क्रेडिट। ओके, वापस ऊपर जाए, फर्स्ट एंट्री। अब यहां से फैक्ट्री पेरोल की अमाउंट बताएं, टोटल कितनी है? 800। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनाना शुरू करें, वर्क इन प्रोसेस डेबिट सपोज 600, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट सपोज 200 और फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट 800। फिगर्स पूरी करें। व्हाट इज द सेंस बिहाइंड दिस एंट्री? ये क्या है, ये क्या हो रहा है? जो खर्चा था जिन जिन हेड से रिलेटेड था उन हेड्स में ट्रांसफर हो गया। पहले कंबाइंड एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, और देन जो एक्सपेंस था फैक्ट्री से रिलेटेड था तो वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स में, और अगर हेड ऑफिस से रिलेटेड था तो सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस में डिस्ट्रीब्यूट होके ब्रेक हो गया। आई होप कि कोई खास इशू वाली बहस नहीं है। डन है? डन है सर। देन आई ऊपर वापस नंबर 2 पे, आई होप कि नंबरिंग हुई है। नंबर 2 कौन सी एंट्री की बात कर रहा हूं? अब ये एंट्री मेरे से सुनने से पहले आप इस तरह के पिछले पेज पे जाए जरा, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बहस की थी उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री बता, और उधर ही रहेगा, इधर वापस ना है, उधर ही रहे। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट। अब सैलरी एक्सपेंस वर्ड मैंने लिखा था, थोड़ा सा वर्ड बदले, नंबर 1 पेरोल एक्सपेंस हो गया, पेरोल हो गया, नहीं कंबाइंड पूरे बिजनेस की बात हो रही, पेरोल एक्सपेंस। लेकिन देन इस पेरोल एक्सपेंस में अब फैक्ट्री के एम्प्लॉइज की प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन भी हो सकती है और हेड ऑफिस भी हो सकती है। फिर फैक्ट्री के अगर अंदर चले डेप्थ में तो डायरेक्ट एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज भी, और इस तरह हेड ऑफिस में आने तो सेलिंग डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं और एडमिन में भी। इट मीन जो सैलरी का एक्सपेंस है इसने अब 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होना है पूरे बिजनेस के एंगल से देखें। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, सेलिंग डेबिट, एडमिन डेबिट और प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट। आज नेक्स्ट पेज। तो आपको ये सीधी एंट्री बगैर, मतलब पहले वो हेड बनता फिर डिस्ट्रीब्यूट होता, ये सीधी नजर आएगी। पढ़े अंदर क्या लिखा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट किस अमाउंट से? डायरेक्ट सैलरी। कौन सी एंट्री पे हूं मैं? नंबर 2। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री डेबिट, सेलिंग डेबिट, एडमिन डेबिट, और इन सब के अगेंस्ट क्या क्रेडिट? प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट। फिगर्स मैं अज्यूम कर रहा हूं, टोटल बताएं कितना लिखूं? नंबर 1 एंट्री देखिए, और जान दे यार 180 लिखना है, और सर ऊपर वाली एंट्री देखे, हम नीचे 180 आना है। ये प्रोविडेंट फंड की एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, उतना ही कंट्रीब्यूट करना है एम्प्लॉइज ने जितना, किसने कितना कंट्रीब्यूट करना। अगर कुछ भी लिखना था वो तो मैंने लिख लेना था, लेकिन वही लिखना है। क्या जितने पैसे एम्प्लॉय ने एम्प्लॉइज के कटने उतना ही एम्प्लॉयर ने देने से, तो 180 वही वही 180 है, ये वो ये 180 एक्स्ट्रा वही नहीं है। वो कहां से कटा है? एम्प्लॉय की सैलरी से। अब ये एम्प्लॉयर ने एक्स्ट्रा देना, लेकिन इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हुए फिर 4 हेड्स बन जाते। तो लेट्स अज्यूम अब इसका ब्रेकअप करना, वो मैंने कर देता हूँ। सपोज वर्क इन प्रोसेस में गई 40, सपोज 60, 20 एंड 60 लिखें। ये फिगर्स देखिए नीचे, जरा अगली जो मैंने बात करनी उसमें जरूरत पड़नी है। तो why 180 is common? What is 180 in the first entry? Employee contribution, and what is the 180 on in second entry? Employer contribution। ये मिल के फिर टोटल हो। और डेबिट साइड पे या डेबिट इफेक्ट्स के तौर पे
फिर ये 180 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट समझ रहे हैं यहाँ तक? देन उसके बाद आ जाए नंबर 3 एंट्री पे। अगर पेमेंट करते हैं आप पेरोल की तो फिर एंट्री क्या बनेगी? अक्रूड पेरोल डेबिट, ऊपर से ढूंढ के बताएं फर्स्ट एंट्री में अमाउंट क्या लिखूं? 1420। व्हाट इज द मीनिंग अक्रूड पेरोल? पेरोल पेबल डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। पेमेंट फॉर डिडक्शन, ऊपर जाए फर्स्ट एंट्री, कौन सी डिडक्शंस? प्रोविडेंट फंड एंड इनकम टैक्स। एंट्रीज की अमाउंट सोर्स के बताएं, एंट्री की अमाउंट सोर्स के बताएं। इनकम टैक्स पेबल 200, प्रोविडेंट फंड पेबल 360, 180 नहीं, 180 कौन सा वाला भी और 180 कौन सा वाला भी? पिछला पेज देखें, पिछला पेज देखें, 20,000 ढूंढना, 20,000 20,000, सिर्फ अपनी या दोनों की? दोनों की। एंड डेफिनेटली 560 शायद कैश क्रेडिट। देखिए अभी काइंडली 5 एंट्रीज 5 हो गई पेरोल से रिलेटेड, एक नजर रिवाइज करें। ये जरा किसी को नीचे करिएगा थोड़ा सा गर्म पानी में, बस थोड़ा सा, हाफ से भी कम, लेकिन जरा फुल गर्म। नोटेड है सर? क्या नोट कर लिया सर? इसका जवाब नोटेड नहीं था सर। चलें ठीक, जहन में नोट कर लिया। एनी कंफ्यूजन सर? अच्छा वैसे इसको ना इस तरह रट्टा लगाने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। फर्स्ट एंट्री पे है एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट है। हाँ कौन कौन सा एक्सपेंस? हेड ऑफिस का भी और फैक्ट्री का भी। हाँ कौन कौन सा पेबल? टैक्स का भी, प्रोविडेंट फंड का भी और सैलरी का भी। दूसरी एंट्री एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट, बाकी ब्रेक कर लेंगे इंशाल्लाह। तीसरी एंट्री पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। चौथी एंट्री पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। यही हो रहा है, देख लें, देखते नाम बदल रहे पेबल्स के। आखिरी एंट्री एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट और डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो एज इट इज वर्ड्स को रट्टा लगाने की बजाय शायद मेन हेड्स जहन में। जी सर आगे आगे आ जाए, पेज नंबर 188 के एंड पे आ गए हम, और अगले दोनों कॉलम्स पे मुसलसल हाथ है। कौन सा कॉलम देखा जा रहा है? पहला, आखिरी एंट्री पे आ गए हम, फैक्ट्री ओवरहेड स्टार्ट टू प्रोडक्शन। क्या एंट्री होती है जी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, अप्लाइड या? नेक्स्ट पेज पे आ जाए, गुड्स कंप्लीट हो गई और फिनिश गुड्स स्टोर रूम में ट्रांसफर हो गई। फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अल्हम्दुलिल्लाह गुड्स बिक गई, कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश गुड्स स्टॉक क्रेडिट। सेल प्राइस वाली एंट्री, सेल में सेल प्राइस वाली एंट्री, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। इन दोनों एंट्रीज में क्या फर्क है? वो कॉस्ट पे है, ये सेल प्राइस पे है, दोनों एट द टाइम ऑफ सेल है, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल। अगली एंट्री कैश डेटर से मिल गया सर, मिल गया सर अल्हम्दुलिल्लाह। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, सप्लायर्स को पैसे दे दिए, क्रेडिट डेबिट कैश क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की एंट्री मेरी तरह जरा देख के बताएं। नहीं निकलनी, नहीं निकलनी, अगर वहां देखते ना परेशान हो जाना।
लेकिन आप पुरानी बात एग्जाम में जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होता था तो बाद में फिर ट्रांसफर होता था। ट्रांसफर एंट्री बताएं कहाँ ट्रांसफर होता था? फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, दोनों एंट्री दोबारा डेप्रिसिएशन की एंट्री, मायूसी खत्म, दोबारा डेप्रिसिएशन की एंट्री, ट्रांसफर एंट्री। इसमें सर ये डेप्रिसिएशन पे कट सकती है, डेप्रिसिएशन बाकी डेफिनेटली एक पहला स्टेप है, फिर ट्रांसफर है। आपके पास यहाँ एक नेट एंट्री लिखी हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है सर। अगर कोई डेप्रिसिएशन के अलावा कैश एक्सपेंस हो तो रेंट है, इंश्योरेंस है वगैरह है अदर देन डेप्रिसिएशन, तो फिर उस पर कैश वगैरह भी जाएगा। अगर दोबारा सोचना चाहें तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट या पेएबल, और फिर रेंट ने ट्रांसफर होना है तो एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, रेंट क्रेडिट और नेट एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट यहाँ लिखा हुआ। डेप्रिसिएशन भी कैश जाता, कभी कैश तो जाता है इसलिए वो अलग लिखी हुई क्योंकि वो नॉन कैश है, अदरवाइज बाकी कैश ट्रांजेक्शंस हैं तो वो अलग से आपको नजर आ रही है। देन जरा मेरी तरफ देख के अपने जहन में एक फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर बनाया, नहीं बना? डेबिट साइड पे डेटर्स नजर आ रहे हैं, डेबिट साइड पे क्या नजर आ रहा है? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्रेडिट साइड पे क्या नजर आएगा? अप्लाइड, रेफरेंसेस भी ठीक हैं, वर्क इन प्रोसेस का रेफरेंस। डेबिट साइड पे एक्चुअल, क्रेडिट साइड पे अप्लाइड। सोच के अपने जहन में 10 सेकंड आपके पास है, अंडर अप्लाइड की एंट्री बताइए। 10 सेकंड जब पूरे होंगे तब बताइए। अंडर अप्लाइड मैंने कहा है, कौन सी साइड कम होगी? क्रेडिट साइड। फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट हो जाएंगे और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएंगे। अपने जहन में जरा रिवर्स स्टोरी बनाए जरा, अगर ओवर अप्लाइड हो जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट हो जाएंगे। लास्ट टू एंट्रीज देखें सही लिखी हुई अंडर ओवर अप्लाइड। आई होप कि कोई इश्यू वाली बहस नहीं है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? फर्स्ट पेज पे वापस आना। देन सर जी बिल्कुल रिलैक्स रह के जरा एक छोटी सी नई चीज बीच में ऐड होने लगी है, रिलैक्स रहिएगा। ये दो जो वर्ड्स आए थे, दो टर्म्स कह लें आप, आई थिंक इंटेग्रेटेड अकाउंट्स और आगे का लिखा हुआ इंटरलॉकिंग, इनको बिल्कुल रिलैक्स रह के जरा मेरे से सुनना शुरू करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाए इंटेग्रेटेड अकाउंट्स। इंटेग्रेटेड का मतलब मेरा ख्याल है कंबाइंड की सेंस में है। तो जरा एक लाइन पढ़े नीचे, सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर बोथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। असल में अगर बिजनेस का साइज बहुत ज्यादा ना हो तो फिर एक ही अकाउंटेंट होता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग भी करता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करता है। फैक्ट्री में भी वही अकाउंटिंग करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, और हेड ऑफिस में शेयर होल्डर्स की अकाउंटिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी वही बनाता है। बिजनेस का साइज अगर नॉर्मल हो, एवरेज हो, बड़ा ना हो, तो एक ही अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटिंग भी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर कर रहा हो तो फिर इसे कहते हैं इंटेग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंट्स है, मींस नो सेग्रीगेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स एक ही हैं तो ये कहलाता है सिस्टम इंटेग्रेटेड अकाउंट्स। और नीचे जरा फर्स्ट कॉलम देखा, जरा नीचे जो पढ़ थे मेरे साथ वो इंटेग्रेटेड था। इट मीन जो अभी तक आपको पता वो क्या है कि हेड ऑफिस में बुक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और फैक्ट्री में बुक्स कॉस्ट अकाउंटिंग की इकट्ठी बनती हैं और इनमें कोई सेग्रीगेशन नहीं होती। लेकिन अगर फैक्ट्रीज का साइज बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाए, बिजनेस का वॉल्यूम बड़ा हो जाए, तो देन फिर फाइनेंशियल अकाउंटेंट हेड ऑफिस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अलग बुक्स मेंटेन करता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फैक्ट्री की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए अलग सेट ऑफ बुक्स बना लेता है। तो अगर फैक्ट्री में कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स और हेड ऑफिस में
फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स अलग-अलग हो जाएं, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। पढ़े एक लाइन जरा। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहाँ मेंटेन होते हैं? फैक्ट्री में। और सेपरेट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहाँ मेंटेन होते हैं? हेड ऑफिस में। क्या किससे जुदा हो गया? क्या बिजनेस एक ही है? बिजनेस एक ही है, लेकिन फैक्ट्री में कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अलग और हेड ऑफिस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स अगर अलग मेंटेन हो रहे हैं, तो इस सिस्टम का नाम पड़ गया है इंटरलॉकिंग। इन्हें भी फिर इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन पहले ये अलग होते हैं, फिर इन्हें लॉक किया जाता है, आपस में कंबाइन किया जाता है। आप इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि सपोज दो डिफरेंट अब अकाउंटेंट्स हैं, एक अकाउंटेंट साहब फैक्ट्री में है और उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, ठीक है, और मटेरियल लेबर ओवरहेड्स पे बहस करें, फैक्ट्री के हिसाब किताब रखें। लेकिन एक दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो है वो फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी वगैरह की बहस करने के लिए हेड ऑफिस में अलग से अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा होगा। इस केस में सिर्फ आपने याद ही रखना है कि 5 मेन लेजर्स हैं जो फैक्ट्री का अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन रखता है। इन 5 के अलावा, इन 5 मेन हेड्स के अलावा जितने हेड्स हैं उनकी ट्रांजैक्शंस, उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो फिर फैक्ट्री अकाउंटेंट नहीं, वो हेड ऑफिस अकाउंटेंट मेंटेन करता है। तो हमने करना ये है कि 5 ही ज़हन में रख लेने, और इनके अलावा अगर कोई भी हेड आए तो वो अंडरस्टूड होगा कि आप फैक्ट्री अकाउंटेंट मेंटेन नहीं कर रहा, तो वो फिर हेड ऑफिस अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है। पहले आप ये 5 पढ़ लें, 2-3 फिर मेरी एग्जांपल सुनिएगा। ये 5 वही हैं जो शायद हम पढ़ के यहाँ तक पहुंचे। मटेरियल अकाउंट का पता है आपको? फैक्ट्री पेरोल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। अब डेफिनेटली जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं नंबर 3, तो इसमें डेफिनेटली फिर सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। तो हो सकता है छोटे छोटे और भी लेजर्स हों, लेकिन 5 मेन लेजर्स में सारी फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी। कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक? मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक। रास्ते में क्या क्या पड़ रहा है, रिपीट कर रहा क्या वैसे मटेरियल में, पेरोल में और फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री का खर्चा सारा इकट्ठा हो जाएगा? मटेरियल में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, पेरोल में फैक्ट्री का सैलरी आ जाएगी, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में बाकी सारे खर्चे आ जाएंगे मटेरियल और लेबर के अलावा। इन तीनों का प्लस कर लें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। सर किस किस को जमा कर लें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी? मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स को। उसमें अगर ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जमा कर लें और जमा प्लस माइनस कर लें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी, और फिर अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स प्लस माइनस कर लें तो कॉस्ट ऑफ सेल तक गेम पहुंच जाएगी। बाकी काम फिर हेड ऑफिस के हैं, चीजें बेचना, हेड ऑफिस चलाना, वो और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना, फिक्स एसेट खरीदना वगैरह वगैरह, ये काम किसका नहीं है? फैक्ट्री का नहीं, बाकी फिर हेड ऑफिस के काम है। तो 5 मेन लेजर्स कौन से ज़हन में लाना है आपने? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। करना अब क्या है? नीचे वापस आ जाए जहां हमने एक टेबल पढ़ा। पहले ये टेबल पढ़ते हुए हमने आखिरी 2 कॉलम्स को इग्नोर किया था, अब आखिरी 2 कॉलम्स हमारी बहस में आने लगे हैं। आपने एक ट्रांजैक्शन पहले मेरे साथ अच्छी तरह समझ लेनी है, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी सब कुछ आपने खुद ही कर लेना। पहली एंट्री बताएं, सॉरी पहली ट्रांजैक्शन बोले, मटेरियल परचेज हुआ जी, डबल एंट्री बोले, मटेरियल अकाउंट डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम है तो फैक्ट्री की बुक्स अलग और हेड ऑफिस की बुक्स अलग। और अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो एक ही कंबाइंड बुक्स है, कोई अलग सेग्रीगेशन नहीं, एक ही एंट्री जो हमने पढ़ ली वही है। मसलन अगर कंबाइंड बुक्स हैं तो मटेरियल डेबिट पेबल क्रेडिट बात खत्म होगी। लेकिन अगर अलग अलग है तो इसी ट्रांजैक्शन को सेग्रीगेट कैसे करना? देखिए अगर मटेरियल खरीदा है तो मटेरियल ने डेबिट ही होना है, और अगर पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटी बननी है। कोई कंपनी खुदाना खासा बदलनी नहीं लगी। लेकिन करना क्या? एक सेकंड के लिए आप फैक्ट्री अकाउंटेंट बन गए, मटेरियल खरीदा गया है, आप फैक्ट्री अकाउंटेंट बन गए हैं। आपके जहन में आया मटेरियल परचेज हुआ है,
क्या मटेरियल अकाउंट आप मेंटेन कर रहे होंगे? सर जी कर रहे होंगे सर। आपको पता है कौन कौन से अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे? मटेरियल, फैक्ट्री पेरोल, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश। ये 5 मेन लेजर्स आपके कंट्रोल। तो आपके जहन में मटेरियल खरीदा गया, आपने मटेरियल डेबिट कर लिया, फिर आपके जहन में एंट्री आई कि पेबल क्रेडिट होना है, लेकिन आपके जहन में आया कि मैं तो फैक्ट्री में बैठा हूँ, मैंने तो अकाउंट्स पेबल का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना। अब आप एक सेकंड के लिए हेड ऑफिस आ रहे, यही ट्रांजैक्शन हुई, आपके जहन में आया कि एंट्री होनी है मटेरियल डेबिट, पेबल क्रेडिट। आपके जहन में आया कि मैं तो हेड ऑफिस में हूँ, मटेरियल रिकॉर्ड करना तो फैक्ट्री वालों का काम है, तो आपने कहा डेबिट तो मैंने नहीं करना, लेकिन आपके जहन में आया कि पैसे देना तो हमारा काम है, तो आपने क्या किया? अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर लिया। थोड़ी देर पहले आप कहाँ थे? थोड़ी देर पहले आप कहाँ चले गए? फैक्ट्री में थे, हेड ऑफिस में चले गए, अब अचानक वापस फैक्ट्री में आप आ गए, आपने मटेरियल डेबिट कर लिया और आपने यकीनन अकाउंट्स पेबल क्रेडिट नहीं किया, लेकिन आपके जहन में आएगा यार डबल एंट्री बैलेंस नहीं हुई। कोई मसला नहीं, एक दफा दोबारा हेड ऑफिस है, आपने पेबल क्रेडिट कर लिया, मटेरियल डेबिट आपसे रिलेवेंट नहीं था, वहां भी आपके जहन में सवाल उठा यार एंट्री तो बैलेंस नहीं हुई, तो कोई मसला नहीं, वापस फैक्ट्री में आ। असल में बिजनेस की सेग्रीगेशन हो गई है, फैक्ट्री में लदा बुक्स, हेड ऑफिस में लदा बुक्स। स्टोरी सिर्फ ये है कि मटेरियल है फैक्ट्री वालों का, लेकिन उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है हेड ऑफिस वालों ने। देयरफॉर ईमानदारी का तकाजा भी होगा कि फैक्ट्री वालों ने जो मटेरियल लिया है वो इस मटेरियल के पैसे पे करें हेड ऑफिस वालों को, और हेड ऑफिस वाले फैक्ट्री वालों से पैसे लेके पे करें सप्लायर को। बिजनेस की सेग्रीगेशन हो गई है। क्या ये दो बिजनेस हो गए? बिजनेस एक ही है, बुक्स के हिसाब से अलग अलग हो गए, फैक्ट्री अलग है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड हेड ऑफिस अलग है। तो फैक्ट्री वालों ने क्या करना है? मटेरियल के अगेंस्ट पैसे देने हैं हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस वालों ने मटेरियल के अगेंस्ट पैसे लेने हैं फैक्ट्री से और देने हैं सप्लायर को। तो आपस में वक्ती तौर पे एक पेएबल टू हेड ऑफिस, पेएबल टू हेड ऑफिस, और दूसरी तरफ लिखवाएं जरा रिसीवेबल फ्रॉम फैक्ट्री की एक स्टोरी बन जाए। आप में से एक भाई मेरे ज़हन में आ रहे हैं, अगर कोई और भी है तो, जिन्होंने FA2 पढ़ी हुई है, पढ़े हैं, यकीनन इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन तो कंसोलिडेशन में कैंसिल हो जाए, बस इसके अलावा बच्चों के साथ बैठे हैं और तो नहीं FA2 वाले हज़रात। आपस की ट्रांजैक्शन है, हुआ ये है कि फैक्ट्री की बुक से लेता है, हेड ऑफिस की बुक से लेता है। मटेरियल किसने खरीदा? फैक्ट्री ने। मटेरियल किसके लिए खरीदा गया? फैक्ट्री के लिए। लेकिन उसके पैसे फैक्ट्री के बिहाफ पे किसने देने हैं? हेड ऑफिस ने। लेकिन हेड ऑफिस ने ये पैसे कैसे देने हैं? फैक्ट्री से लेके सप्लायर को पे करना। तो आपस का एक रिसीवेबल और पेएबल बन जाएगा। क्या हमेशा हेड ऑफिस को पेएबल ही होगा और क्या हमेशा फैक्ट्री से रिसीवेबल ही होगा? फिलहाल तो यही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आगे जाए बात समझने के लिए, तो जब ये चीजें बन जाएंगी तो बनाई होंगी फैक्ट्री ने, लेकिन उनको बेच के थर्ड पेज पर जाए 189 पे सेल की एंट्री बोला था, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, वही 5 लेजर जहन में लाया था, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। इन पांचों में सॉरी ना डेटर आ रहा है ना सेल आ रही है। इट मींस चीजें हैं फैक्ट्री की और बेच के पैसे कमाएगा हेड ऑफिस। तो उस केस में जब फैक्ट्री से चीजें निकलेंगी तो रिसीवेबल हो जाएगा हेड ऑफिस से और वो हो जाएगा पेएबल। इट मींस ये पेएबल रिसीवेबल्स आपस में अगर इस पीरियड में सारा खत्म नहीं होगा तो किसी नेक्स्ट पीरियड में जाके खत्म हो जाएगा। तो ये टेम्पररी तौर पे रिसीवेबल भी हो सकता है आपस में, पेएबल भी हो सकता है, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब मेरी इस बात का ये है कि पेएबल टू हेड ऑफिस सिर्फ लिखने की बजाय, क्योंकि ये रिसीवेबल भी हो सकता है, और इधर रिसीवेबल फ्रॉम फैक्ट्री लिखने की बजाय, क्योंकि ये
क्योंकि ये पेएबल भी हो सकता है, तो रादर देन दैट वर्ड यूज कर लिए जाते हैं हेड ऑफिस अकाउंट, और इधर वर्ड यूज कर लिए जाएंगे फैक्ट्री अकाउंट। मैं अगर पेएबल टू हेड ऑफिस की जगह हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट कर दूं, मटेरियल डेबिट हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट कर दूं, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मटेरियल डेबिट पेएबल टू हेड ऑफिस। उस तरफ अगर मैं फैक्ट्री अकाउंट डेबिट कर दूं रिसीवेबल की जगह और अकाउंट्स पेएबल, तो मतलब इसका क्या होगा, फैक्ट्री अकाउंट डेबिट रिसीवेबल फ्रॉम फैक्ट्री। लेकिन यही वर्ड्स आगे जाके उस वक्त भी यूज हो जाएंगे जब कभी अदरवाइज सिचुएशन बनेगी, मींस फैक्ट्री में रिसीवेबल हो और हेड ऑफिस में पेएबल अगर हो, तो यही हेड ऑफिस जब डेबिट हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, पेएबल कह लें डेबिट या रिसीवेबल हो जाएगा। तो मींस एक ही हेड ऑफिस अगर क्रेडिट हो रहा है तो पेएबल की सेंस देगा, अगर यही हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो मतलब पेएबल डेबिट कह लें या रिसीवेबल डेबिट कर लें। आपस का पेएबल और रिसीवेबल रिकॉर्ड करने के लिए फैक्ट्री की बुक्स में एक हेड ऑफिस अकाउंट है, और आपस का रिसीवेबल पेएबल रिकॉर्ड करने के लिए हेड ऑफिस की बुक्स में एक फैक्ट्री अकाउंट है। एक छोटी सी चीज हम जरा कंफ्यूज कर देती हुई है, फर्ज करें आप होंडा लिमिटेड में अकाउंटेंट है, तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे रिसीवेबल फ्रॉम होंडा पेएबल टू होंडा, ये आपने आपस से कुछ नहीं लेना देना, ये थर्ड पार्टी से होगा। मीन्स से जब मैं फैक्ट्री बुक्स की बात कर रहा हूँ तो फैक्ट्री ने क्या करना है, पेएबल टू हेड ऑफिस होगा या रिसीवेबल फ्रॉम हेड ऑफिस होगा, और जब आप हेड ऑफिस में पेएबल टू फैक्ट्री होगा या रिसीवेबल फ्रॉम फैक्ट्री होगा। तो हेड ऑफिस की बुक्स में एक फैक्ट्री अकाउंट है जो आपस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए लेजर है, और फैक्ट्री की बुक्स में एक हेड ऑफिस अकाउंट है जो आपस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज हो रहा है। मैं अगर हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कहूं तो मैं फैक्ट्री बुक्स की बात कर रहा हूं या हेड ऑफिस बुक्स। अगर मैं हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट बोल रहा हूं तो मैं फैक्ट्री बुक्स की बात कर रहा हूं या हेड ऑफिस की। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट या हेड ऑफिस अकाउंट अगर क्रेडिट कह रहा हूं तो मैं हेड ऑफिस की बात कर रहा हूं, और अगर मैं फैक्ट्री डेबिट क्रेडिट कह रहा हूं तो मैं फैक्ट्री की बात कही जा रहा हूं। अगर मैं हेड ऑफिस क्रेडिट कह रहा हूं तो इट मींस फैक्ट्री ये कह रही है कि पेएबल टू हेड ऑफिस, और अगर मैं हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट कह रहा हूं तो हिम्मत फैक्ट्री ये कह रही है जर्नल स्टूडेंट्स प्लीज आवाज ठीक हुई। जी मैडम, बात ये कर रहा था, बात में ये कर रहा था, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी प्लीज सारा साथ मिल जाएगी दोबारा। फैक्ट्री और हेड ऑफिस के दरमियान आपस में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही हो तो फैक्ट्री ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए, फैक्ट्री की बुक्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए एक हेड ऑफिस अकाउंट है, और हेड ऑफिस की बुक्स में फैक्ट्री के साथ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए एक फैक्ट्री अकाउंट। अब वर्ड ठीक है मेरे, हेड ऑफिस अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए फैक्ट्री के साथ फैक्ट्री अकाउंट बनाएगा, और फैक्ट्री अपनी ट्रांजैक्शंस हेड
ऑफिस के साथ रिकॉर्ड करने के लिए हेड ऑफिस अकाउंट बना रहे हैं। फाइनली इन वर्ड्स की बजाय भी डरे ना प्लीज, हेड ऑफिस अकाउंट की बजाय वर्ड यूज होता है जर्नल लेजर, और कंट्रोल भी एक वर्ड लग जाता है, उससे ना बचाने को बस वैसे ही लगाओ। मैं कभी आपसे कहूं जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर एग्जांपल, तो मैं बात किसकी कर रहा हूं? हेड ऑफिस की, हेड ऑफिस अकाउंट की, हेड ऑफिस अकाउंट की। और अगर मैं आपके सामने कहूं कि जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मीनिंग होगा पेबल टू हेड ऑफिस। और अगर मैं आपसे कभी कहूं कि जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रिसीवेबल फ्रॉम हेड ऑफिस। ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह राइट साइड पे जो फैक्ट्री अकाउंट है, इसका जो नाम थोड़ा सा बदला है, वो पहला फैक्ट्री है, बाकी फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से हेड ऑफिस एक लेजर बनाता है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस विद द फैक्ट्री, एंड जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से एक लेजर बनाती है फैक्ट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस विद हेड ऑफिस। यहां तक परेशानी थोड़ी सी आपको महसूस होगी, लेकिन इन वर्ड्स के अलावा कोई इशू नहीं रह गया है। आप पेज नंबर 186 पे आंद्रा थोड़ा सा जरा इसी तरह जिस तरह मैंने जरा एक्सप्लेन किया है, ये एक्सप्लेन करने 186 पे जगह आधा को सफा खाली है। बाकी मैंने थोड़ी सी बातें और करनी है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप बाकी कंप्लीट कर लेंगे। ये वर्ड्स लिखते हैं, बाकी मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ। ये अगर नोट कर लें तो बताइए।
जी नोट कर ली सबने, एक सेकंड बोर्ड पे देखो। इस सारी स्टोरी का क्रक्स अब ये, लेट्स अज्यूम क्वेश्चन में इंटरलॉकिंग सिस्टम है, फैक्ट्री बुक्स अलग है, हेड ऑफिस बुक्स अलग है। आपने हमेशा इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज ध्यान में लानी। मटेरियल खरीदा, एंट्री बना। अब इसको इंटरलॉकिंग सिस्टम में लिखने का तरीका जरा देखते हैं। आपके जहन में आया कि मटेरियल तो फैक्ट्री बुक्स में होता है, आपके जहन में आया कि अकाउंट्स पेबल फैक्ट्री की बुक्स में नहीं होता है, तो देयरफॉर आपके जहन में आया कि अब ये डबल एंट्री बैलेंस करने के लिए जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट आ गया। क्या मतलब जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट? पेबल टू हेड ऑफिस आ गया, और ऑपोजिट साइड में आपके जहन में आ गया देयरफॉर कि फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा, रिसीवेबल फ्रॉम फैक्ट्री डेबिट। ये मेरा तरीका समझ आ गया। ये सिर्फ हमेशा बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आपने लेना है, ये कोई रट्टा ना लगना है ना जरूरत है। आपके जहन में कौन सी एंट्री आएगी? इंटेग्रेटेड, और देन आएंगे 5 लेजर। 2 स्टेप्स और करवाने मेरे आपने। सेकंड एंट्री बोलो, तरतीब पेज नंबर 187 हो रहा है। इंटेग्रेटेड एंट्री तरतीब, मटेरियल रिटर्न हो गया, इंटेग्रेटेड एंट्री क्या बनेगी? अब ये जहन में रख लेते हैं, अकाउंट्स पेबल डेबिट मटेरियल क्रेडिट। लिखने का तरीका देखें इंटरलॉकिंग में। याद आया कि यार मटेरियल अकाउंट तो हम बना रहे हैं, लेकिन मटेरियल अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है। अकाउंट्स पेबल हम नहीं बना रहे, फैक्ट्री बनाएगी, सॉरी हेड ऑफिस बनाएगा, तो अकाउंट्स पेबल वहां डेबिट हो। डन हो गया। देन इसका मतलब ये हुआ कि अब एंट्री बैलेंस करने के लिए जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट का मतलब हो गया है अब पेबल कम हो रहा है, पेबल कम हो रहा है, और ऑपोजिट साइड पे देयरफॉर फैक्ट्री से रिसीवेबल भी कम हो रहा है। सेग्रीगेशन समझ आ गई है सर? एक तीसरा करवा दें, मटेरियल इश्यूड की एंट्री बोले, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। हिम्मत हिम्मत जवाना हिम्मत। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, मटेरियल क्रेडिट। आप अब इस ट्रांजैक्शन को सीधा इंटरलॉकिंग में लिखने लगे। याद आया कि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट फैक्ट्री में होता है। ये कैसे याद आई जा रहा मुझे अचानक? 5 लेजर्स में वर्क इन प्रोसेस होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी होता है, मटेरियल भी होता है। तो इसका मतलब ये एंट्री वैसी बैलेंस हो जाएगी, और इस एंट्री का वैसे भी ताल्लुक सोचो था हेड ऑफिस से है ही नहीं। क्यों नहीं है? मटेरियल इधर ही इशू हुआ, इधर ही लग गया, फैक्ट्री का ही, फैक्ट्री की एंट्री है, हेड ऑफिस से ताल्लुक नहीं है। बोर्ड पे देखें, फैक्ट्री में एंट्री हो गई और इधर क्रॉस हो गई। ये जीएल और एफएल कब आएगा? जनरल लेजर फैक्ट्री लेजर कब आएगा? जब एंट्री अनबैलेंस रह जाएगी। और अगर कोई एंट्री सिर्फ हेड ऑफिस में होनी है या फैक्ट्री में होनी है, तो देन उधर ही अगर सारी एंट्री 100% हो जाएगी, तो कोई जीएलएफएल नहीं बनेगा। ये 3 एंट्रीज आई होप कुछ समझा पाई है आपको। पेज 186 के एंड पे मेरा जगह बन जाएगी। फाइनली ये 3 एंट्रीज लिख लें, बाकी फिर आगे मेरा ख्याल है बगैर लिखे जरा सोच लेते हैं। तो तरीका क्या? पेज 186 पे जगह होगी मेरे ख्याल थोड़ी सी, नहीं है? अगर नहीं है तो कहीं और ढूंढना। ये पेज 187 के स्टार्ट पे ढूंढ थोड़ी सी।
ये FA2 में कौन है और FA1 में? ये मुझसे जरा आप तीनों जरा मुझे ना शाम मगरिब के वक्त मिलेगा। ये FA1 की क्लास खत्म होगी ना उस टाइम जरा काइंडली मुझे मिल के जाएगा। जैसे अगर नोट कर लिया तो बताइए। पेज नंबर 188 पे क्या इंटरलॉकिंग एंट्रीज को रट्टा लगाना है? फिर क्या करना है यार? नहीं, इंटेग्रेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज है बनानी है और इंटरलॉकिंग इंशाल्लाह बनाई जानी। कैसे? दो और मेरे साथ, बाकी सारी आपको। रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल, इंटेग्रेटेड अकाउंटिंग एंट्री गौर से देखें। रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल पेज 188 is not another name of 186. रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल इंटेग्रेटेड एंट्री देख के पूरी बोल दें। इंटरलॉकिंग बनाने का तरीका फाइनल कर दें, बोर्ड पे देखें। हेड ऑफिस पेरोल का कोई काम फैक्ट्री में नहीं है, तो देयरफॉर ये 1000 तो डेबिट होना इधर। फैक्ट्री पेरोल का लेजर क्या फैक्ट्री में बनता है? सारी फैक्ट्री पेरोल का लेजर फैक्ट्री में बनता है? और जाने ये कहाँ बनता है, देख के बताएं। बनता है, देख के बताएं। 5 में से देख के बताओ। दूसरा भाई है। कौन कौन से बनते हैं जरा मेरी तरफ देख के बता दें। 5 में मटीरियल, फैक्ट्री पेरोल, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। तरतीब आगे पीछे होना इशू नहीं है। तरतीब आगे पीछे होना इशू नहीं है। क्या फैक्ट्री पेरोल का लेजर फैक्ट्री में बनता है? 800 यहाँ डेबिट हो गया। क्या देख रहा हूं, क्या कर रहा हूं? इंटेग्रेटेड देख रहा हूं, इंटरलॉकिंग डिवाइड कर रहा हूं। प्रोविडेंट फंड पेएबल का लेजर फैक्ट्री में नहीं बनता, 180 वहां आ गया। इनकम टैक्स पेएबल का कोई ताल्लुक फैक्ट्री से नहीं है, 200 वहां आ गया। अक्रूड पेरोल का कोई ताल्लुक फैक्ट्री से नहीं है, 1420 वहां आ गया। मत डरे मत डरे मत डरे। फैक्ट्री से ताल्लुक किन 5 लेजर्स का है? बोल दे बोल दे बोल दे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो खर्चा 800 फैक्ट्री का है, लेकिन उसकी भी पेमेंट करेगा हेड ऑफिस, तो देयरफॉर फैक्ट्री पैसे हेड ऑफिस को देगी और हेड ऑफिस फैक्ट्री से पैसे लेगा। जर्नल लेजर और फैक्ट्री लेजर आ जाएगा। कब आएगा? जब बैलेंसिंग फिगर रह जाएगी। तो ये पहले देखना जरूरी नहीं, पहले एंट्री पूरी कर लें, इंटेग्रेट को अलग कर लें, इंशाल्लाह बैलेंसिंग फिगर्स आपके सामने आ जाएंगे। ये अमाउंट जरा आप भी करनी पोस्ट करें आगे, जिस तरीके से मुझे अभी करवाई आपने। हमने तो कोई नहीं करवाई है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज। क्या हम इंटरलॉकिंग सिस्टम के सवाल में पहले इंटेग्रेटेड वाली एंट्रीज लिखा करेंगे? हम ज़हन में लिखा करेंगे और इंशाल्लाह पेज पे इंटरलॉकिंग कर लिया करेंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड करवा, अगली 3 करवा दें सुबह सारी आपकी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बताइए क्या करें। वर्क इन प्रोसेस का लेजर फैक्ट्री में है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का है, सेलिंग का है। अगर यहाँ नहीं तो कहाँ है? एडमन कहाँ है? प्रोविडेंट फंड पेएबल कहाँ है? बोर्ड पे देखें,
सही लिखा मैंने? एंट्री बैलेंस कैसे करूं फैक्ट्री वाली? कितना 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 100 और 100। बात समझ आ गई? करें हिम्मत। ये भी खर्चा फैक्ट्री का है, पे करेगा हेड ऑफिस। तो देयरफॉर फैक्ट्री को चाहिए कि उसको पैसे दे, और हेड ऑफिस से चाहिए उससे पैसे ले। चलो आगे, लास्ट करवाएं, सॉरी पेमेंट ऑफ पेरोल करवाएं। आप कौन सी एंट्रीज देख रहे हैं? बस इंटीग्रेटेड लिखें, देखें, सॉरी अक्रूड पेरोल डेबिट हेड ऑफिस में है कितना 1420। बैंक भी कहाँ है? इस एंट्री का फैक्ट्री से कोई ताल्लुक क्यों नहीं है? 5 लेजर्स की गेम निकल गई हुई है। पेमेंट ऑफ डिडक्शन वाली एंट्री देखें, इनकम टैक्स पेएबल, प्रोविडेंट फंड पेएबल और कैश क्रेडिट, नो इफेक्ट इन फैक्ट्री। अब समझ आ गया प्लीज? मेरी सजेशन ये है कि यहां तक अगर समझ गए तो बाकी खुद से कोशिश करें, या एक काम और करवा दें, सॉरी लेट्स नेक्स्ट करवा दें, आखिरी। वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री में है कितना 600, हेड ऑफ सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स है कितना, नीचे ढूंढ करना है फैक्ट्री पेरोल है, फैक्ट्री पेरोल है तो ये एंट्री बैलेंस है, ये एंट्री बैलेंस है, ये एंट्री है ही किसकी? ट्रांसफर की फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सिमिलरली उधर है राइट साइड में, सेलिंग कितने से 400, एडमिन कितने से 600, और पेरोल के साथ एचओ लगा लीजिएगा जरा, वो हेड ऑफिस की तरफ जरा, नहीं हेड ऑफिस की तरफ एचओ भी लगा लीजिएगा, वो कितने से 1800। तो इन दोनों एंट्रीज में एफएल जीएल क्यों नहीं आया? आपस में ये ट्रांजैक्शन है ही अपनी अपनी, ये उसने अपना खर्चा डिस्ट्रीब्यूट किया है और उसने अपना, इसका मतलब फैक्ट्री है, उसका मतलब हेड ऑफिस। बाकी कंप्लीट करेंगे सारा, आखिरी आखिरी एंट्री तक जाए, नेक्स्ट पेज तक। ये एसेट किसका? हेड ऑफिस का। इस्तेमाल कौन कर रहा है? फैक्ट्री। तो फैक्ट्री उस डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट पेमेंट करेगी हेड ऑफिस को। एसेट किसका, कौन इस्तेमाल कर रहा है? एसेट की एंट्री बोले, ये एंट्री कहाँ होगी? हेड ऑफिस में, फैक्ट्री में? हेड ऑफिस में एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, हेड ऑफिस का एसेट इस्तेमाल किसने करना है? जब जुदाइयां पड़ जाती हैं तो इतनी हो जाती हैं, तो अब इस्तेमाल करके गुड्स कौन बना के फायदे लेगा? और फिर फैक्ट्री ने वो चीजें बेचनी है हेड ऑफिस को, तो एसेट अगर उसने खरीदा है तो एसेट के यूज के अगेंस्ट पैसे भी वो लेगा। जुदाई हद से बढ़ गई। एक क्वेश्चन पढ़ लें, टाइम है, बल्कि इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है,
थोड़ा सा सोचें जरा, एक बोल्ड लाइन लिखी हुई एंट्रीज के नीचे, ये सेपरेट रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन जरा सोचें क्या जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट है क्या चीज वैसे? फैक्ट्री में हेड ऑफिस का अकाउंट है, इसमें कोई सीडी बैलेंस हो सकता है? हो सकता है, पेएबल या रिसीवेबल ही होना है। तो अगर इधर पेएबल है, फैक्ट्री में पेएबल है, तो हेड ऑफिस में भी पेएबल होगा, रिसीवेबल होगा। और क्या अगर 1 लाख पेएबल है तो 1 लाख ही रिसीवेबल होना चाहिए, इसमें रिकंसाइल होना चाहिए। और अगर ये रिकंसाइल नहीं है तो फिर कोई गलती हुई होगी, इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये हेड ऑफिस फैक्ट्री आपस में बेचनी है, कॉस्ट पे बेचेंगे। हेड ऑफिस को फैक्ट्री कॉस्ट पे बेचेगी, आपस में प्रॉफिट नहीं लेकिन कॉस्ट कम से कम रिकवर कर लेगी, ठीक है। वैसे इतनी भी जुदाइयां नहीं यार, इतना भी अच्छा कर लेगी। सफायर लिमिटेड, एक क्वेश्चन पड़ेगा, सफायर लिमिटेड फैब्रिकेट्स पार्ट ऑफ द ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉलोज, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का क्या मीनिंग था जी? बचपन थोड़ा जनरल है, ऑर्डर्स मिलते हैं, साथ साथ कॉस्टिंग होती है। द कंपनीज हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन लाहौर बट द फैक्ट्री इज इन कराची। A separate set of underline, separate set of records is kept in at head office and the factory. अगर इस तरह की लाइन फॉर एग्जांपल कोई ना मिले तो हमेशा इंटीग्रेटेड बाय डिफॉल्ट, मिल जाए तो इंटरलॉकिंग। फॉलोइंग डिटेल्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एसएस रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2011। सब डाटा पढ़ते थे। मटेरियल इंस्टीट्यूट प्रोडक्शन एंट्री सोच, अच्छा एंट्री आपने इंटीग्रेटेड डिजाइन में लानी है। आई होप कि बहस क्लियर होगी कि लानी इंटीग्रेटेड डिजाइन में, इंशाल्लाह ब्रेक कर। तो बोले जी इंटीग्रेटेड एंट्री, वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल क्रेडिट, डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क है और फिर रेट दिया हुआ है। अमाउंट जब आ जाएगी तो जॉब्स है एबीसी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, बाकी डेफिनेटली फैक्ट्री पेरोल ने रिकॉर्ड भी होना, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई, वर्क इन प्रोसेस एबीसी। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पे। मटेरियल परचेज की एंट्री बताएं। अच्छा ऑन अकाउंट अंडरलाइन कर लें, ऑन अकाउंट का मतलब होता है पेएबल, ऑन क्रेडिट। वैसे लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना भी हो तो बाय डिफॉल्ट भी ऑन क्रेडिट ही होता है। 1 लाख यूनिट्स मटेरियल एक्स के खरीदे गए हैं और 1.5 लाख यूनिट्स मटेरियल वाई के खरीदे गए हैं। मटेरियल एक्स डेबिट, मटेरियल वाई डेबिट, पेएबल क्रेडिट। हेड ऑफिस prepared the payroll and deducted 8% of the payroll taxes. The payroll amounting to rupees 3 million, out of which सदर अंडरलाइन करना है, out of which 1 million pertain to the, what is the total expense? 3 million, 1 million किसका, 2 million फिर किसका हो जाएगा? नहीं यार हेड ऑफिस का तो वही है ना। 1 million किसका, सेलिंग एडमैन। 3 million किसका टोटल, तो 2 million किसका फैक्ट्री का। तो इतनी सी बात, 3 में से 1 उनका, 3 हमारा, 2 फैक्ट्री। आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब, ये वाली लाइन मैं भी पढ़ रहा हूँ लेकिन ये फिगर्स के साथ समझ आएगी सही। आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब द बैलेंस अमाउंट ऑफ पेरोल कॉस्ट वाज एट्रीब्यूटेड टू जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसको एज बस पढ़ने कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बस पूरा करना। फैक्ट्री ओवरहेड्स वाज अप्लाइड एट द रेट ऑफ, अप्लाइड की एंट्री बता दें, अप्लाइड की एंट्री बता दें। एक्चुअल डेबिट प्रोडक्शन क्रेडिट, वो तो वर्किंग बता रहे हैं आप, लेकिन ये रेट पर आर दिया हुआ है, आर ढूंढेंगे आप, आर से आरली रेट मल्टीप्लाई होगा। बाकी ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस में गेन सही है, प्रोडक्शन से शुरू होती है। वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ 7 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4 लाख, ऑल पेमेंट्स वर मेड बाय हेड ऑफिस, बस अंडरलाइन करके छोड़ दें। 7 लाख की इंटीग्रेटेड एंट्री बताने की कोशिश करें आराम से। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लें,
डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4 लाख, और अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सपेंस क्रेडिट 3 लाख, डेफिनेटली वो भी हो सकती है जो आप बोल रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट 7 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4 लाख, और कैश क्रेडिट वो भी हो सकती है कंपाउंड नेट करके। और अगर वो वाली लाना चाहें जेन में, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट और अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। डेबिट किसने होना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अंडर एम्प्लॉयड ने कहाँ जाना है? कॉस्ट ऑफ सेल में, लेकिन वो डेफिनेटली क्वेश्चन करके ही पता चलेगा। जॉब ए एंड बी वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर की सोच के एंट्री। फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस ए बी क्रेडिट। जॉब ए वाज सोल्ड फॉर ₹2 million, तो वन ऑफ द ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ऑन क्रेडिट। जॉब ए 2 million की अमाउंट है, एंट्री पर। Customer, however, agreed to settle the transaction at 2% cash discount. 2% कैश डिस्काउंट है। डिस्काउंट दे दी है या दे देंगे अगर पैसे टाइम पे मिले? ये कौन सी डिस्काउंट लग रही है? नहीं, अलाउड तो ये है। ये ट्रेड डिस्काउंट है या सेटलमेंट डिस्काउंट है? फर्क क्या है? अगर तो ये ट्रेड डिस्काउंट है तो अभी नेट करके रिकॉर्ड होगी, और अगर ये सेटलमेंट डिस्काउंट है तो फिर ये शायद पैसे मिलने पे डिपेंडेंट है। तो अभी देख लेंगे, मेरा ख्याल इन्फॉर्मेशन सही तरह से नहीं है। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस अदर देन सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर, 5 लाख की एंट्री बोलने की कोशिश करें। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट, पेरोल नहीं, मेरा ख्याल एक्सपेंस है। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस मीन सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट, कैश पेड है मेरा ख्याल, अदर देन सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो सर ये इंशाल्लाह कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह कल इसे कंटिन्यू करेंगे। मेरी तरफ से मटेरियल है, बाकी जो आपका दिल करे पढ़ना अलाउड है, लेकिन मटेरियल प्रायोरिटी 1 पे है। ये छोटे छोटे काम पहले साइड पर रख दें ताकि उसके बाद इन पे ऐसी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है सर, थैंक यू फॉर द पेशेंस। अल्लाह हाफिज़। ये मुसलसल एंट्रीज आनी है, तो आई एम अज्यूमिंग के कुछ ना कुछ ज़हन में आ गया है, बाकी इंशाल्लाह आता रहेगा। जान स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।